जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज है 16 जनवरी 2024 और हम आज का डेली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 16 जनवरी को क्या हुआ था। तो 16 जनवरी को अगर इतिहास में देखा जाए तो 16 जनवरी 1900 को भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन का जन्म हुआ था। लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। कौन सा? नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है? अगर हम बात करें युवा निधि योजना की शुरुआत की, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? ये की है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन्होंने राज्य के स्नातकों और डिप्लोमा धारक हैं, उनके लिए एक बेरोजगारी सहायता प्रदान करता है। बेरोजगारी भत्ता टाइप आप मान सकते हैं इसको। और अगर हम बात करें, सिद्धारमैया जो है कर्नाटक के सीएम, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है और यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कर्नाटक से संबंधित हैं। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। अगर हम बात करें, ये जो स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विग यूएवी का जो परीक्षण किया गया है, ये कब किया गया है? ये 15 दिसंबर 2023 को किया गया है, कर्नाटक में किया गया है। इसके अलावा रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। याद रखिएगा, रक्षा रमैया को। अगला पॉइंट है नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। नंबा कंबाला जो ये प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन किया गया है 25 से 26 नवंबर के बीच में किया गया था नंबा कंबाला का आयोजन। और ये तलुकूटा बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु में एक जगह है तलुकूटा, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। महिला स्टार्टअप नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप की संख्या है बेंगलुरु में कितनी है? 1783 स्टार्टअप हैं और ये नवंबर 2023 में रिपोर्ट आई थी। याद रखिएगा, 1783 स्टार्टअप के साथ महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर है। इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट एक बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन बंगाल में हुआ। सॉरी, ये बंगाल के होगा, बेंगलुरु होगा, बेंगलुरु में हुआ, यहाँ पे बंगाल लिख गया है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अक्टूबर 2023 में हुआ था, इसका न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो दक्षिणी जो नौसेना कमान है, उसके चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं रियर एडमिरल उपल कुंडू। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रियर एडमिरल उपल कुंडू जी दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। अगर हम बात करें नौसेना के बारे में, तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरिकुमार। क्या नाम है? एडमिरल आर हरिकुमार हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख। अगर हम भारतीय नौसेना दिवस की बात करें, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं, नियुक्तियों से संबंधित ही हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह को चुना गया है। सीलवर्धन सिंह एक रिटायर्ड आईपीएस हैं और ये सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। कौन बनी है? दीपा भंडारे बनी है। अगला पॉइंट है, बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। किसको? महेश्वर राव को बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगर हम रक्षा मंत्री की बात करें, तो राजनाथ सिंह के वर्तमान में। आप सभी को रक्षा सचिव कौन है इस समय भारत के?
आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। हम आपको लगातार 2-3 दिन से अगर आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको उन वीडियो में ज़रूर मिलेगा कि रक्षा सचिव कौन है। यहाँ पर आप गूगल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया? अगर हम बात करें विश्व तमिल प्रवासी दिवस के बारे में, तो ये 12 जनवरी को कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। तमिल प्रवासी दिवस की बात हो रही है तो तमिलनाडु में मनाया गया और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो यहीं पर मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं और R.N. रवि तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं। राजधानी आप जानते हैं चेन्नई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? किसका 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है उनकी विधानसभा क्षेत्र में कांझला गांव में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही जिले की इन्होंने 14 ग्रामीण लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है, इसे याद रखिएगा। कुछ पॉइंट हम देख लेंगे पंजाब से संबंधित। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। याद रखिएगा, जो दुर्घटना हॉटस्पॉट हैं उनको मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। डोर स्टेप सेवाएं क्या होती हैं? जैसे कोई आय प्रमाण पत्र या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र वगैरह कोई बनाना हो तो डोर स्टेप घर घर जाकर बनाने की सेवा से संबंधित है ये। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डोर स्टेप सेवाओं की शुरुआत की। ये पंजाब के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। और आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। डोर स्टेप सेवाएं पंजाब से पहले दिल्ली में भी शुरू की जा चुकी हैं। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव नाम से एक मिशन को लॉन्च किया है। किस नाम से? होप इनिशिएटिव नाम से एक मिशन लॉन्च किया है पंजाब राज्य सरकार ने नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब को। इसके अलावा अगला पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब के गुरदासपुर में स्थित एक गांव है जिसका नाम है नवापिंड सरदारा। नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो IMF ने जो $700 मिलियन का डॉलर दिया है, किस देश को ऋण के रूप में दिया है? भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको ऋण के रूप में IMF के द्वारा $700 मिलियन मिले हैं। राहत पैकेज के तौर पर कह सकते हैं या ऋण के तौर पर कह लीजिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो आप सभी जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वर्तमान में पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो उनका नाम है अनवर उल हक काकड़। अनवर उल हक काकड़ ये वर्तमान में पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं। शहबाज शरीफ ने जब इस्तीफा दिया था उनके बाद यही बने हैं कार्यकारी रूप से प्रधानमंत्री। अगर हम IMF के बारे में बात कर लें यहाँ पर, तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। और ये एक UNO की एक वित्तीय एजेंसी कह सकते हैं, वित्तीय संस्था कह सकते हैं। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, USA में। वाशिंगटन DC क्या है? USA की राजधानी भी है और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है IMF का। अगर हम IMF के बारे में बात करें तो ये इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसकी जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिवा वर्तमान में प्रमुख हैं IMF की। कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम पाकिस्तान से संबंधित हैं। तो भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। भारत और पाकिस्तान समय समय पर एक दूसरे के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह-2 का सफल परीक्षण किया। ये पाकिस्तान ने स्वदेशी निर्मित एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह
सेकेंड का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने। इसके अलावा पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है? भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए जो प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है, ये लिखी है जया जेटली जी ने। जया जेटली जी ने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नवंबर 2023 में ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। अगर हम बात करें वेलकम टू पैराडाइज की, तो ये ट्विंकल खन्ना की चौथी पुस्तक है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन भोपाल में अक्टूबर 2023 में किया गया। याद रखिएगा, एक पुस्तक है सिंधिया और 1857, इसका विमोचन किया गया भोपाल में अक्टूबर 2023 में। और ये जो पुस्तक लिखी है सिंधिया और 1857 लिखी है राकेश पाठक जी द्वारा। शायद राकेश पाठक जी पत्रकार हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री, ये पूरा है पुस्तक का नाम, वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री, इस पुस्तक का विमोचन किया। मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और ये जो वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री है, ये कानू भाई टेलर के जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक है, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर कुछ एक पॉइंट और रह गया है, उसे भी देख लेते हैं। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक दी रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, ये जो पुस्तक है ये अशोक टंडन जी द्वारा लिखी गई है, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? इसका आंसर नंबर सी रहेगा, जापान ने किया है। फिलहाल ये किस तरीके से खुफिया है ये नहीं पता, क्योंकि ये जब सबको जानकारी है तो फिर खुफिया कैसे रह गया। अगला पॉइंट है, मतलब इसमें आंसर नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर हो जाएगा, जापान ने लॉन्च किया है। अगर हम उत्तर कोरिया की राजधानी के बारे में बात करें तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान के वर्तमान में जो पीएम है उनका नाम है फ्यूमियो किशिदा जापान के पीएम का नाम है। आप लोग जापान की मुद्रा कमेंट सेक्शन में बताइए। उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख कहा जाए तो किम जोंग उन है। अगला मतलब जापान से संबंधित हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। अगर हम बात करें जापान के इस नए द्वीप के बारे में, तो ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है और ये आइवोतो द्वीप के तट के नज़दीक है। जापान में एक आइवोतो द्वीप है, उसके तट के नज़दीक ही ये जो नया द्वीप है ये मिला हुआ है। और ये जो नया द्वीप है प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चांद मिशन 2024-25 में पूरा करेगा। अगर हम बात करें, जैसे इसरो एजेंसी है भारत की, वैसी जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। याद रखिए, जाक्सा जो है अगर आपसे पूछा जाए तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। ये दोनों 2024-25 में एक चांद मिशन प्लान कर रहे हैं और भारत इस चांद मिशन को पूरा करेगा जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से। अगला पॉइंट है, जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम, ये जापान की याकोहामा में किया गया और ये अगस्त 2023 की बात है। तो अगस्त 2023 में जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? अगर हम बात करें रिदम सांगवान की, तो ये आप लोग को समझ ही में आ गया होगा कि एक निशानेबाज हैं, शूटर कह सकते हैं, और इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट, इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया इस पदक को जीतने के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में
जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अगर हम बात करें जलवायु शिखर सम्मेलन की, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये मुंबई में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 12 जनवरी 2024 को ये जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो एकनाथ शिंदे हैं। आप लोग को महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में 84,839 पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो ये वाटर बर्ड जनगणना हुई है किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है जहाँ से हमें 84,839 पक्षियों की उपस्थिति मिली है? तो ये कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं असम में है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1905 में काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। राजधानी है दिसपुर। और असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर बना है वो बना है बर्नीहाट। बर्नीहाट और बेगूसराय ये जो हैं ये बने हैं भारत के सबसे प्रदूषित शहर। तो बर्नीहाट कहाँ पर है? मेघालय में है, और बेगूसराय आप जानते हैं बिहार में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हाँ, ये रिपोर्ट किस रिपोर्ट के अनुसार ये आया है? तो ये CREA रिपोर्ट आई है 2023, उसके अनुसार है ये। CREA की रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एंड नहीं है, CREA रिपोर्ट का जो ये रिपोर्ट आई है इसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर बना है बर्नीहाट। तो CREA का जो फुल फॉर्म है वो है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान प्रदान किया गया? ये तेंजिंग नोरगे सम्मान जो है 2022 का प्रदान किया गया है। और किसे प्रदान किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम सविता कंसवाल। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सविता कंसवाल जी को मरणोपरांत दिया गया है तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का। अगर हम बात करें सविता कंसवाल जी को, तो सविता कंसवाल जी एक पर्वतारोही थी, और इन्होंने 16 दिन में क्या किया था? इन्होंने 16 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों को फतेह किया था। 16 दिन की कम अवधि में ही इन दोनों चोटियों को फतह कर लिया था, एक माउंट एवरेस्ट और एक माउंट मकालू, इन दोनों को फतह कर लिया था। अगर हम बात करें सविता कंसवाल जी की, जो तो ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला पड़ता है, उसके लोथरू गांव की रहने वाली थी, लोथरू गांव की रहने वाली थी। और इस पुरस्कार को लिया है उनके पिता ने, सविता कंसवाल जी के पिता ने इस पुरस्कार को लिया है। इनकी मृत्यु हुई थी ये 4 अक्टूबर 2022 में द्रौपदी का डांडा चोटी है। कौन सी है चोटी? द्रौपदी का डांडा नामक चोटी पर चढ़ते समय हिमस्खलन हो गया था, और उसकी चपेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? अगर हम बात करें, हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अमेरिका की जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में है कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 1.9% की गिरावट आई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ग्रीन हाउस गैस के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी द्वारा जो विकृत की जाती ऊर्जा उसको वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि ये गैस उस ऊर्जा का अपने में अवशोषण कर लेती है। अब हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। तो जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस में आता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3, ये सब ग्रीन हाउस गैस में ही आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूक्रेन ने किसके साथ समझौता किया? यूक्रेन ने UK के साथ समझौता किया, मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के साथ या ब्रिटेन के साथ समझौता किया है यूक्रेन ने।
अगर हम यूक्रेन के बारे में बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और राजधानी क्या है, कीव। अगर हम ब्रिटेन के बारे में बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं ऋषि सुनक, सॉरी राष्ट्रपति नहीं कहा जाएगा, प्रधानमंत्री। यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन कह सकते हैं। और कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं ब्रिटेन से संबंधित। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को क्या बनाया गया है, विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऋषि सुनक ने विदेश मंत्री के रूप में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है, डेविड कैमरून को। और यूनाइटेड किंगडम ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी की। ये कब इन्होंने की थी, ये 1 से 2 नवंबर 2023 के मध्य इन्होंने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। इसके अलावा ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसका नाम वल्कन 2020 है बनाने की परियोजना पर कार्य कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। उसका क्या नाम है जो सबसे शक्तिशाली लेजर है, वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर ब्रिटेन कार्य कर रहा है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सांगली जिले में नया अठपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। अगर हम बात करें किस राज्य ने सांगली जिले में नया अठपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है, तो ये किया है, कौन सा राज्य है ये है महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र राज्य है। हाल ही में किस राज्य ने सांगली जिले में, हाँ सांगली जिला जब लिखा है तो महाराष्ट्र आएगा ही। हाँ, किस राज्य ने सांगली जिले में नया अठपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया, तो ये महाराष्ट्र आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। नासिक महाराष्ट्र में 27वें युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य किया गया। अगले प्रश्न पॉइंट को देख लेते हैं। महाराष्ट्र पुलिस के नए डीजीपी रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। महाराष्ट्र देश की जीडीपी में लगभग 15.7% का योगदान करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जो 9.2% का योगदान करता है। ये दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार है। इसके अलावा पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। मतलब कुल मिलाकर 3066 प्रतिभागी इस सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि में शामिल हुए थे। इसके लिए पुणे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है और ये 15 दिसंबर 2023 की बात है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 देगी। सुरेश वाडकर को आप जानते हैं, गायक हैं सुरेश वाडकर, उनको लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 देगी महाराष्ट्र सरकार। इसके अलावा महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। कितने साल बाद जीती है, 29 साल बाद राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है महाराष्ट्र ने। इससे पहले 1994 में जीती थी राजा भालिंदर ट्रॉफी। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर है यहीं पर पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट डे पर अपना फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और जिससे अभी आने वाले सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को और लाइक कमेंट बराबर करते रहिए। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।